बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था प्लेटो का आदर्श राज्य। प्लेटो का आदर्श राज्य, इसमें हमने प्लेटो के आदर्श राज्य का परिचय एवं प्लेटो के आदर्श राज्य की उत्पत्ति का परिचय भी कर लिया था। मतलब प्लेटो के आदर्श राज्य का क्या परिचय और उसकी उत्पत्ति का क्या परिचय, ये कर लिया था। आज हम करेंगे आदर्श राज्य के विभिन्न चरण। आदर्श राज्य के विभिन्न चरण। आदर्श राज्य को प्लेटो ने 3 चरणों में विभाजित किया है। आदर्श राज्य का जो विकास हुआ है उसको प्लेटो ने 3 चरणों में विभाजित किया। 3 चरणों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है। पहला, प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेज। प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेज। राज्य की उत्पत्ति के इस प्रथम चरण, राज्य के उस वर्ग का विकास होता है। ये जो राज्य की उत्पत्ति का प्रथम चरण है, इसमें राज्य के उस वर्ग का या विकास होता है। राज्य के उस वर्ग का विकास होता है। कौन सा वर्ग? जिसे प्लेटो उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसिंग क्लास, उत्पादक वर्ग जो उत्पादन करता है, प्रोड्यूसिंग क्लास कहकर संबोधित करता है। उत्पादक वर्ग का प्रथम चरण में उत्पादक वर्ग का विकास होता है या उत्पादक वर्ग आता है। उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसिंग क्लास, जो उत्पादन करता है एवं जिसका प्रमुख गुण, इसका प्रमुख गुण क्या है? जो उत्पादक वर्ग है, प्रमुख गुण संपत्ति प्रेम, लव ऑफ वेल्थ, संपत्ति प्रेम, लव ऑफ वेल्थ तथा भूख, एपेटाइट है। संपत्ति प्रेम तथा भूख, क्षुधा, एपेटाइट है। इसके साथ ही प्लेटो आदर्श राज्य के आधार स्तंभ, इसके साथ ही प्लेटो आदर्श राज्य के जो आधार स्तंभ हैं, आदर्श राज्य के आधार स्तंभ कौन कौन से आधार स्तंभ बताए थे मैंने आपको? आदर्श राज्य का आधार स्तंभ शिक्षा योजना एवं साम्यवाद। आधार स्तंभ आदर्श राज्य के शिक्षा योजना एवं साम्यवाद। आधार स्तंभ में शिक्षा योजना एवं साम्यवाद। दो सिद्धांतों श्रम विभाजन का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत तथा कार्य विशिष्टीकरण के सिद्धांत का भी बीजारोपण इसी प्रथम चरण में होता है। क्या होता है? प्रथम चरण में सबसे पहले उत्पादक वर्ग आता है। उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसिंग क्लास, प्रथम चरण। उसके बाद आधार स्तंभ जो है आदर्श राज्य के, शिक्षा और साम्यवाद, उसके 2 सिद्धांत आते हैं। 2 सिद्धांत कौन कौन से? श्रम विभाजन का सिद्धांत और विशिष्टीकरण का सिद्धांत। प्रथम चरण में इनका बीजारोपण होता है, ये इनका उत्पादन होता है प्रथम चरण में। प्रथम वर्ग आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रथम वर्ग क्या है? प्रथम वर्ग का काम क्या है? प्रथम वर्ग का काम है आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि प्रोड्यूसिंग क्लास है, क्योंकि उत्पादक वर्ग है, तो उत्पादक क्या कर रहा है? आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। तो प्रथम चरण में क्या आया? प्रथम चरण में सबसे पहले आया कि प्रथम चरण में उत्पादक वर्ग आता है, प्रोड्यूसिंग क्लास आता है, जिसका प्रमुख गुण क्या है? संपत्ति प्रेम और भूख या क्षुधा। संपत्ति प्रेम, लव ऑफ वेल्थ एंड एपेटाइट, भूख, एपेटाइट। इसके साथ ही प्लेटो के आदर्श राज्य का जो आधार स्तंभ है, आधार स्तंभ क्या है? शिक्षा और साम्यवाद। उसमें 2 सिद्धांत आते हैं। 2 सिद्धांत कौन से? श्रम विभाजन का सिद्धांत और विशिष्टीकरण का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत का बीजारोपण भी प्रथम चरण में, फर्स्ट स्टेज में ही होता है। प्रथम चरण फर्स्ट स्टेज में ही होता है। प्रथम वर्ग क्या है? प्रथम वर्ग आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रथम वर्ग जो है वो आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि उत्पादक वर्ग है, इसलिए आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रथम वर्ग ही करता है। अब आते हैं द्वितीय वर्ग, सेकंड स्टेज, द्वितीय चरण, सेकंड स्टेज। राज्य की उत्पत्ति का दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है। राज्य की उत्पत्ति का दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है। कब?
तब प्रारंभ होता है जब प्लेटो उस वर्ग के निर्माण की योजना बनाता है। ऐसा वर्ग उस वर्ग के निर्माण की योजना बनाता है जो राज्य के साहस तथा उत्साह का प्रतिनिधि है। राज्य के साहस तथा उत्साह का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है, यानी कि सैनिक वर्ग। दूसरा वर्ग क्या आता है? दूसरा वर्ग आता है सैनिक वर्ग। द्वितीय चरण जो है ये कब इस प्रारंभ होता है? जब प्रारंभ होता है जब प्लेटो उस वर्ग के निर्माण की योजना बनाता है, ऐसे वर्ग के निर्माण की योजना बनाता है जो राज्य के साहस और उत्साह का प्रतिनिधि है। राज्य के साहस और उत्साह का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो जिसे सैनिक वर्ग कहा जाता है। सैनिक वर्ग राज्य के अंग के रूप में इस वर्ग का प्रमुख गुण, राज्य के अंग के रूप में ये जो वर्ग है सैनिक वर्ग, इसका प्रमुख गुण क्या है? प्रमुख गुण है उत्साह, स्पिरिट। उत्साह, स्पिरिट। प्लेटो के अनुसार मनुष्य सिर्फ आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने मात्र से ही संतुष्ट नहीं होता है। प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो ने कहा है कि मनुष्य केवल आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने से ही संतुष्ट नहीं होता है। संतुष्ट नहीं होता, यदि उसकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही तो भी वो संतुष्ट नहीं होता है। वह अपनी सांस्कृतिक इच्छाओं को भी पूरा करना चाहता है। सांस्कृतिक इच्छाओं को भी पूरा करना चाहता है। अब ये सांस्कृतिक इच्छाएं क्या क्या है? उसे जो मनुष्य, उसे संगीत, साहित्य, काव्य, कविता, कला आदि विभिन्न वस्तुओं की तृष्णा होती है। मनुष्य को क्या होता है? केवल आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित नहीं रहता वो, उसे अपनी सांस्कृतिक आवश्यकताओं या सांस्कृतिक इच्छाओं को भी पूरा करना चाहता है। सांस्कृतिक इच्छाएं क्या है? उसे संगीत, साहित्य, काव्य, कविता, कला इत्यादि विभिन्न वस्तुओं की तृष्णा होती है, इच्छा होती है। इन विभिन्न वस्तुओं की प्राप्ति हेतु, ये जो विभिन्न वस्तुएं इनकी प्राप्ति हेतु अधिसंख्य लोगों का होना आवश्यक है। ये जो विभिन्न वस्तुएं हैं, विभिन्न वस्तुएं कौन कौन सी? संगीत, साहित्य, काव्य, कविता, कला इत्यादि, इनके लिए अधिसंख्य, बहुसंख्यक, अधिसंख्यक लोगों का होना आवश्यक है। इन लोगों के निवास और भरण पोषण के लिए विशेष भू प्रदेश की आवश्यकता होती है। इन लोगों, ये जो लोग हैं, अधिसंख्यक लोग हैं, इनके विकास के लिए, इनके भरण पोषण के लिए, इनके निवास के लिए, इनके लिए निवास और भरण पोषण के लिए भू प्रदेश की आवश्यकता होती है। किसमें निवास करेंगे, कहाँ निवास करेंगे और इनका भरण पोषण कैसे होगा, उसके लिए भू प्रदेश की आवश्यकता होती है। भू प्रदेश की आवश्यकता होती है। विशाल भू प्रदेश को अधिकृत करने के लिए युद्ध होता है। यदि विशाल भू प्रदेश को हासिल करना है तो उसके लिए युद्ध करना अनिवार्य है। युद्ध होता है। इस युद्ध हेतु सैनिक वर्ग का उदय होता है और इसी युद्ध के हेतु सैनिक वर्ग का उदय होता है। जब ये युद्ध होता है तो युद्ध कौन लड़ता है? सैनिक वर्ग। तो इस युद्ध हेतु सैनिक वर्ग का उदय होता है। यह सैनिक वर्ग मानव आत्मा के साहस तत्व का प्रतीक है। ये सैनिक वर्ग जो है मानव आत्मा के साहस वर्ग का प्रतीक है। सैनिक वर्ग किसका प्रतीक है? मानव आत्मा के साहस वर्ग का प्रतीक है। इस प्रकार प्लेटो के प्रथम चरण में उत्पादक वर्ग का उदय होता है। इस प्रकार प्लेटो का जो प्रथम चरण है उसमें उत्पादक वर्ग का उदय होता है, प्रोड्यूसिंग क्लास, उत्पादक वर्ग का उदय होता है। उसी प्रकार द्वितीय चरण में सैनिक वर्ग का उदय होता है। प्रथम चरण में उत्पादक वर्ग का उदय होता है, सेकंड स्टेज द्वितीय चरण में सैनिक वर्ग का उदय होता है। सैनिक वर्ग का प्रमुख कार्य, अब सैनिक वर्ग जो है उसका प्रमुख कार्य क्या है?
बाहरी आक्रमणों से राज्य की रक्षा करना। बाह्य आक्रमण जो है, बाहरी आक्रमण जो है, उनसे राज्य की रक्षा करना और आंतरिक शांति सुरक्षा कायम करने में सहयोग देना है। और आंतरिक शांति एवं सुरक्षा कायम करने में सहयोग देना है। तो दो प्रकार के कार्य हो गए सैनिक वर्ग के, जो द्वितीय चरण में उदय होता है जिसका, उसके दो प्रकार के कार्य। एक तो बाह्य आक्रमण से राज्य की रक्षा करना और दूसरा आंतरिक शांति सुरक्षा कायम करने में सहयोग देना। आंतरिक जो शांति और सुरक्षा है उसे कायम करने में, उसे रखने में सहयोग प्रदान करना। प्लेटो ने सैनिक वर्ग को प्रहरी की संज्ञा दी है। प्लेटो का ये सैनिक वर्ग है, इसको प्रहरी चौकीदार, प्रहरी की संज्ञा दी है। उसकी तुलना रखवाली करने वाले कुत्तों, उसकी तुलना किससे की है? रखवाली करने वाले कुत्तों, वॉच डॉग, रखवाली करने वाले कुत्तों से की है। वॉच डॉग रखवाली करने वाले कुत्तों से की है। चेतना और साहस सैनिकों का मुख्य गुण होते हैं। चेतना और साहस सैनिकों के मुख्य गुण होते हैं। ये था द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में प्लेटो ने किसका उदय किया? प्लेटो ने सैनिक वर्ग। प्रथम चरण में उत्पादक वर्ग, द्वितीय चरण में सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग का प्रमुख कार्य क्या है? बाहरी आक्रमणों से राज्य की रक्षा करना और आंतरिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने में सहयोग प्रदान करना। इसका प्रमुख गुण क्या है? इसका प्रमुख गुण है चेतना और साहस। चेतना और साहस, ये था द्वितीय चरण। अब आता है तृतीय चरण, थर्ड स्टेज। आदर्श राज्य का तीसरा चरण तब प्रारंभ होता है, तीसरा चरण तब प्रारंभ होता है जबकि सैनिक वर्ग में से ही प्लेटो, जो उसका दूसरा चरण है सैनिक वर्ग, उसमें से ही प्लेटो, सैनिक वर्ग में से ही प्लेटो राज्य के विवेक, रीजन, विवेक का मतलब रीजन, राज्य के विवेक तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च वर्ग का निर्माण करता है। सैनिक वर्ग में से ही इसका उदय होता है। प्लेटो क्या करता है? प्लेटो सैनिक वर्ग में से ही राज्य के विवेक, रीजन, विवेक तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले, विवेक तत्व का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वोच्च वर्ग का निर्माण करता है। सबसे ऊपर वाला सर्वोच्च वर्ग, जिसके ऊपर कोई नहीं है, सर्वोच्च वर्ग का निर्माण करता है। प्लेटो के अनुसार सैनिक वर्ग के लोगों में सामान्यतः, प्लेटो के अनुसार सैनिक वर्ग के जो लोग होते हैं उसमें सामान्यतः उत्साह, स्पिरिट तथा विवेक, रीजन, उत्साह, स्पिरिट, विवेक, रीजन पाया जाता है। दोनों चीज़ पाई जाती है सैनिक वर्ग में, उत्साह और विवेक, स्पिरिट एंड रीजन। परंतु इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, इसमें कुछ इस प्रकार के व्यक्ति भी होते हैं जिसमें उत्साह की अपेक्षा विवेक ज़्यादा पाया जाता है। सैनिक वर्ग में ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसमें उत्साह की अपेक्षा विवेक ज़्यादा पाया जाता है, विवेक ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे लोगों को प्लेटो राज्य का दार्शनिक शासक माना है। ऐसे लोगों को प्लेटो ने राज्य का दार्शनिक शासक माना है, राज्य का दार्शनिक शासक माना है। तो पहले चरण में उत्पादक वर्ग, दूसरे चरण में सैनिक वर्ग और तीसरे चरण में दार्शनिक शासक माना है। विवेक के अंतर्गत जो दार्शनिक शासक है, जो सैनिक वर्ग में से निकला है, विवेक के अंतर्गत प्लेटो ने दो गुण माने हैं प्लेटो ने। कौन कौन से? विवेक से व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, यदि व्यक्ति में विवेक है तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा, विवेक ही व्यक्ति को प्रेम करना सिखाता है। ये विवेक ही है जो व्यक्ति को प्रेम करना सिखाता है। ये दो गुण पाए जाते हैं किसमें? विवेक में। तो दार्शनिक शासक में भी ये दोनों गुण पाए जाएंगे। अतः प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का शासक विवेकशील होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य का जो शासक है वो विवेकशील होना चाहिए
और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्नेहशीलता होनी चाहिए। उसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए? स्नेहशीलता होनी चाहिए, स्नेहशीलता होनी चाहिए। ये थे प्लेटो के 3 चरण आदर्श राज्य के। पहले चरण में उत्पादक वर्ग आता है, दूसरे चरण में सैनिक वर्ग आता है और तीसरे चरण में दार्शनिक शासक आता है। अब आते हैं इसके निष्कर्ष पर। इस प्रकार 3 चरणों में राज्य का निर्माण, 3 चरणों में आदर्श राज्य का निर्माण होता है। उन 3 वर्गों के विकास के साथ संपन्न होता है। 3 चरणों में राज्य का, आदर्श राज्य का विकास उन 3 चरणों के साथ संपन्न होता है। कौन कौन से? जो राज्य की मूलभूत आवश्यकताओं, राज्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं, कौन कौन सी आवश्यकताएं? उत्पादन, प्रोडक्शन, दूसरी रक्षा, डिफेंस, और तीसरी शासन, रूल। 3 मूलभूत आवश्यकता, उत्पादन, प्रोडक्शन, रक्षा, डिफेंस और शासन, रूल की पूर्ति अपने 3 गुणों, 3 गुण कौन कौन से? 3 गुणों, भूख, साहस और विवेक, क्षुधा, साहस और विवेक, भूख, साहस और विवेक के आधार पर करते हैं। भूख, साहस और विवेक के आधार पर करते हैं। ये था इसका निष्कर्ष। कल हम करेंगे आदर्श राज्य की अवधारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन। आदर्श राज्य की धारणा का आलोचनात्मक मूल्यांकन।